उनकी वो मेंटेलिटी नहीं है कि हमको ये करना है। उनको खाली ये चुनावी जुमला करके यूज करके लोगों के वोट निकालने हैं और लोगों को वोट निकाल के फिर वही उसको चुनावी जुमला करके छोड़ देने का। 15 लाख रुपए हर घर आने वाले थे, अभी 15 लाख का 1500 पे आके रुके। आदित्य साहब का जो क्रेज है, उद्धव साहब का जो क्रेज है वो कभी कम नहीं होने वाला है। और ठाकरे ब्रांड, ठाकरे फैमिली का जो नाम है वो आज भी वैसा ही ब्रांड का ब्रांड ही बना पड़ा है और ब्रांड ही रहेगा और उसको कोई मिटा नहीं सकता। बीजेपी कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद के साथ जाए, उमर अब्दुल्ला के साथ जाए तो वो उनका हिंदुत्व है। अगर शिवसेना ने कुछ अलग सोच लिया तो वो हिंदुत्व नहीं है। ये कौन सा तरीका है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर डालें तो तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। पार्टियों में दल बदल तेजी से हो रहा है। कोई पार्टी टूट रही है तो कोई मजबूत हो रही है और इस बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने लिहाज से अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। और इस बीच उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना नए सिरे से उभरने की कोशिश में है। एकनाथ शिंदे के पार्टी छोड़कर जाने और तमाम विधायकों के अलग होने के बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना एक तरह से हाशिए पर है। हालांकि संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास में है। शिवसेना यूबीटी ने ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रवीण कालूराम मात्रे को नया जिला प्रमुख नियुक्त किया है। आपसे पहले द्वारकानाथ भोईर यहाँ पर लंबे समय से जिला प्रमुख थे। हालांकि उनकी गतिविधियों को लेकर पार्टी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए नए जिला प्रमुख की नियुक्ति की गई है। इस वक्त स्वयं हमारे साथ प्रवीण कालूराम मात्रे हैं जो ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के नव नियुक्त जिला प्रमुख हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका प्रवीण जी। आपका सामाजिक कार्य तो नईम भाई को पता है, लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से आगे बढ़ते हुए शिवसेना यूबीटी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, जिला प्रमुख पद दिया है। आप इस जिम्मेदारी को अपने लिहाज से क्या मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये जिम्मेदारी मुझे दी उद्धव साहब ने, उसके लिए मैं उद्धव साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य जी ठाकरे, हमारे खासदार माजी खासदार राजन जी विचारे साहब, हमारे मित्र MK मडवी साहब, रंजना दे सिंतरे, इन सभी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे नवी मुंबई के जिलाध्यक्ष पद पे नियुक्त किया है। और सर आपने जो बोला कि शिवसेना का संघर्षमय पीरियड चल रहा है, तो संघर्ष तो शिवसेना के बचपन से, मतलब शिवसेना का जन्म ही संघर्ष से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम संघर्ष में ही काम करने वाले लोग हैं। हमें कभी सत्ता मिली या ना मिली तो हमें तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है। बीच में सर क्या हुआ कि बहुत से जो पद बांटे गए, उसमें पहले शुरुआत से ऐसा था कि मातोश्री से या तो सामना में पद हमारे डिक्लेयर होता था। लेकिन बीच के पीरियड में ऐसा हो गया कि जो आया उसको हाथ में लेटर दे दिए, जो आया उसको हाथ में लेटर दे दिए। तो इसमें क्या हो गया, संगठन मजबूत होने के बगैर कमजोर हो गया। तो जब हमने अभी उद्धव साहब से मिले तो उद्धव साहब को हमने एक वचन दिया है कि हम 1 वार्ड के लिए एक ही शाखा प्रमुख रखेंगे, 2 वार्ड के लिए एक उप विभाग प्रमुख रखेंगे और 4 वार्ड के लिए एक विभाग प्रमुख रखेंगे। होता क्या है सर कि एक जगह के लिए, एक पोस्ट के लिए आपने अगर 4 लोग दे दिए तो कोई जवाबदारी लेने वाला होता नहीं। अभी जैसे हम 1 वार्ड के लिए एक शाखा प्रमुख दे तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल दैट, तो उन्हें करना ही है। तो ऐसे हिसाब से हम लोग संगठन का जो पुराना ढांचा है वो ढांचा अभी नवी मुंबई में वापस ला के संगठन को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम सोच रहे हैं। अभी आपने जो बोला कि पार्टी का संघर्ष का पीरियड चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी कभी खत्म नहीं होती। आपने देखा है कांग्रेस नेस्तनाबूद हो चुकी थी, कांग्रेस फिर से उभर के आई। बीजेपी के दिन बुरे थे बाला साहब की वजह से, अभी बीजेपी तो सत्ता में है, सेंट्रल में भी राज्य में भी है। तो ये शिवसेना तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, शिवसेना खत्म करने वालों में से है। तो डेफिनेटली नवी मुंबई में इसके आगे की शिवसेना जो है वो अलग मूड में रहेगी, अलग तेवर में रहेगी। और महानगर पालिका के इलेक्शन में आप ये देखेंगे कि हमने कुछ रंग बदला है, हमने तेवर बदले हैं और हमने ज्यादा से ज्यादा सीटें भी चुन के लाने का संकल्प किया है। इस वक्त अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को छोड़कर तमाम लोग बाहर जा रहे हैं, दूसरे पार्टियों के साथ जुड़ रहे हैं। नईम भाई में भी बहुत सारा सिनेरियो नजर आ रहा है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी या तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो आपके ही पार्टी से अलग हुई है उसमें जा रहे हैं। आपके सामने ये बड़ी चुनौती, इस चुनौती से कैसे आप निपटेंगे?
सर ये चुनौती नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं मुझे इसका फोन आया था, मुझे उसका फोन आया था, पार्टी में आ जाओ, ये देंगे वो देंगे। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, जो घोड़ा बाजार में बिकने के लिए रहता है उसकी कीमत लगाई जाती है, जो घोड़ा बाजार में बिकने के लिए नहीं है उसकी कभी कीमत लगाई जाती नहीं है। और आप देखेंगे अभी आप कभी भी आप जो अभी हमारे मीटिंग्स होते हैं उसमें आप आइए, अभी आप देखेंगे कि 60 साल के ऊपर के सब लोग हैं, वो बड़ी संख्या में अभी वहाँ पे आ रहे, मीटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो शिवसेना हमने बड़ी की है, जिसके लिए हमने खून पसीना बहा है, वो पार्टी के अभी बुरे दिन है, तो फिर वो बुरे दिनों से पार्टी को उबारने के लिए वो लोग सब हमारे साथ में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे आगे वाला आने वाला पीरियड जो है, आने वाला समय जो है, वो शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे पार्टी के लिए बहुत अच्छा ही रहने वाला है। ये तो सबको पता है कि कैसे किसको किसको मैनेज करके क्या क्या करके ये सिंबल ये किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि बाबा विधानसभा अध्यक्ष बैठे वो गलत है, गठन नेता बैठे वो गलत है, राज्यपाल जी ने गलत किया है, फिर भी वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट भी दे नहीं पाया। और अभी तो 2.5 साल खत्म भी पीरियड निकल गया, फिर भी वो डिसीजन आ नहीं पाया। तो ये तो मतलब हम ऐसा बोल सकते कि हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तानाशाही की तरफ हमारा ये कदम बढ़ते जा रहे हैं। और ये हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए ये डेफिनेटली बहुत ही तकलीफदायक समय होने वाला है। क्योंकि एक बार तानाशाही आ गई तो आपका स्वतंत्र खत्म हो गया, फिर आप कैसे जिएंगे, ये आज से हमें सोचना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए। बड़े पैमाने पर आपके साथ युवा हैं, आप अपनी पार्टी से कैसे उन युवाओं को जोड़ेंगे? सामाजिक तौर पर आपकी अच्छी पकड़ है, लेकिन वो पार्टी के संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर वो कन्वर्ट हो सके, इसके लिए क्या आपके पास रणनीति है? अभी बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो हमें आपके आके मिल रहे हैं, जब से मैं जिला प्रमुख बना हूँ, सब आके मुझे मिल रहे हैं। और वो खुद से ही मतलब ऐसे इलाके है जहाँ पे यादव नगर बोल दीजिए, दिघा में झोपड़पट्टी का एरिया बोल दीजिए, तुरबा स्टोर बोल दीजिए, यहाँ से सब जो पार्टी को मानने वाले लोग हैं वो आके मिल रहे हैं। सर ये बहती धारा है, ये कभी कम नहीं होने वाली, पहाड़ हो जाएंगे लेकिन कम नहीं होने वाली। तो ये शिवसेना है, ये हमारे इसमें मराठी में बोलते हैं अखंड बहता झरना है ये, तो ये झरना कभी कम नहीं होने वाला है, उल्टा इससे आगे ये बढ़ने ही वाला है। और युवाओं को आज भी आदित्य साहब का जो क्रेज है, उद्धव साहब का जो क्रेज है, वो कभी कम नहीं होने वाला है। और ठाकरे ब्रांड, ठाकरे फैमिली का जो नाम है, वो आज भी वैसा ही ब्रांड का ब्रांड ही बना पड़ा है और ब्रांड ही रहेगा और उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसमें खाली सर क्या है, पैसे की ताकत बोलिए या तो सेंट्रल की ताकत बोलिए, ये यूज करके जो भी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है या पार्टी की ताकत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम हिंदू लोग हैं, हम कर्मा में मानने वाले लोग हैं, तो कर्मा रिटर्न होगा और रिटर्न होने के बाद जो सामने वालों की परिस्थिति रहेगी वो आप देखेंगे, तभी आप मुझे ये सवाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको मैं कुछ अलग जवाब दे पाऊंगा। आपने बहुत बड़ा आपने शब्द बोल दिया कि हम हिंदू हैं और हम कर्म में विश्वास रखते हैं, हम डेस्टिनी में विश्वास रखते हैं, लेकिन यही आरोप इस पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं कि उद्धव साहब ने हिंदुत्व छोड़ दिया, जिसकी वजह से पार्टी दो टुकड़े में बंट गई। इसको आइडेंटिफाई कैसे करती है? सर देखिए, बीजेपी कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद के साथ जाए, उमर अब्दुल्ला के साथ जाए तो वो उनका हिंदुत्व है। अगर शिवसेना ने कुछ अलग सोच लिया तो वो हिंदुत्व नहीं है, ये कौन सा तरीका है? और आज तक उद्धव साहब ने कभी बोला या आदित्य साहब ने कभी बोला, आप कभी इधर से भी एक रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए, उनका स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि हमने हिंदुत्व छोड़ा है। हिंदुत्व बेस है सर हमारा। ये जो पार्टी है शिवसेना, बाला साहब ने जो बनाई है, वो बेस है। शिव बोले तो क्या, भगवान शिव और शिवाजी महाराज के ऊपर बनी हुई पार्टी है। तो हिंदुत्व तो आ गया, वो नाम में हिंदुत्व है। तो अलग से हमको हिंदुत्व किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जो दिखावे का हिंदुत्व पालते हैं वो फिर जाके किसी दूसरे के साथ मिला के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं, बाकी स्टेट में सरकार बनाते हैं। लेकिन हमारा हिंदुत्व वो जो जैसे था वैसे ही है और वैसे ही रहेगा। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ मुंबई का सिनेरियो देखें तो ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के आप जिला प्रमुख हो गए, बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना के सबसे सीनियर जो इस वक्त व्यक्ति हैं विठल मोरे साहब, वो जिला प्रमुख है। अब दोनों जिला प्रमुखों के बीच में किस तरह का तालमेल है जिससे पार्टी आगे बढ़ने के आसार दिख रहे हैं? देखिए सर, विठल मोरे साहब जो है वो आदरणीय, मेरे लिए तो बहुत आदरणीय है, मैं उनका काका ही बोलता हूँ हमेशा। और उनका मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है। जब भी 2013 में आदित्य जी को हम लोग लाए थे धर्मयुद्ध चषक के लिए, मेरे गुरुवारी आनंदी के साहब के नाम से जो मैं 23 साल से कर रहा हूँ, तो तभी भी जो मॉरल सपोर्ट वो उनका मुझे मिला था। तभी हमारे जिलाध्यक्ष कोई और थे, लेकिन उन्होंने कुछ सपोर्ट वो टाइम पे मॉरल सपोर्ट नहीं किया था। फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने कभी किसी का आज तक मांगा ही नहीं था, मॉरल सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन विठल मोरे साहब ने वो टाइम पे मुझे बहुत सारा मॉरल सपोर्ट किया था। और मैंने जैसा मेरा जिला प्रमुख पद नियुक्ति हुआ,
तो सब लोग मुझे मिलने को आए, लेकिन मैं जाके उनको मिला क्योंकि वो मेरे वरिष्ठ है। बिल्कुल। मैं उनको मिला, उनके आशीर्वाद लिए, और अभी जो भी आगे के प्रोग्राम है हम दोनों मिलकर एक साथ ही करने वाले हैं। मतलब न्यू बॉम्बे में ना बेलापुर रहेगा ना आयरोल रहेंगे, दोनों एक साथ मिलकर न्यू बॉम्बे का काम होने वाला है, नवी मुंबई का काम होने वाला है, और यही हमने दोनों ने सोचा है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी आपको चैलेंज क्या नजर आती है जिसे आप टैकल करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे? पार्टी के सामने सर आज के टाइम में सबसे बड़ा जो इशू ही पकड़ लीजिए कि पार्टी को बिना मतलब के बदनाम किया जा रहा है। अच्छा। बिना मतलब के बदनाम किया जा रहा है, बिना मतलब के जो एलिगेशंस लग रहे हैं उद्धव साहब के ऊपर, आदित्य साहब के ऊपर। अभी उनके पास सत्ता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया उन्होंने खरीद के रखा है ना, मीडिया में कुछ सच आने देते हैं। आपको तो पता है अभी थोड़े दिनों में तो प्राइवेट न्यूज भी बंद कर देंगे वो लोग, जब तक वो सेंसर लग जाएगा फिर आप सच बात दिखाई नहीं पाएंगे। अगर सच ही सामने नहीं आया तो फिर आगे भगवान मालिक फिर सभी चीजों का। तो डेफिनेटली ये सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन इससे भी हम उभर के आएंगे, और अब डेफिनेटली हम लोग नवी मुंबई में शिवसेना का नाम बहुत बड़ा रोशन करके ही रहने वाले हैं। क्या अभी किस तरह की रणनीति है कि ढांचा बदले या पुराने ढांचे की तरह से काम हो ताकि शिवसेना की असली ताकत है फिर से उभर आए? नहीं सर, पुराना ढांचा बिल्कुल नहीं रहने वाला है, नया ढांचे से काम करने वाले हैं। और ये बात हमने उद्धव साहब को बोली भी है, उद्धव साहब ने गो थ्रू बोला है उसके लिए कि एक शाखा जो है, एक वार्ड जो है उसके लिए एक ही शाखा प्रमुख रहेगा हमारे यहाँ पे, 2 वार्ड के लिए एक उप विभाग प्रमुख रहेगा, 4 वार्ड के लिए एक विभाग प्रमुख रहेगा, और 8 से 10 वार्ड के लिए उप शहर प्रमुख रहेंगे। उसके आगे फिर हम उप जिला प्रमुख, और फिर मैं आगे मेरा जिला प्रमुख करके ये मेरा नियुक्ति है। तो वही हिसाब से चलने वाले हैं। क्या हो गया सर, मैं किसी पर्टिकुलर वार्ड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीच में ऐसा हो गया कि एक वार्ड में 5 शाखा प्रमुख दिए गए। वार्ड तो आपको पता है, अपने वार्ड 7 से 8,000 के, तो 5 शाखा प्रमुख देंगे तो ना जवाबदारी आप ले रहे हैं, 1 नंबर नहीं ले रहा, 2 नंबर नहीं ले रहा, 5 नंबर, तो कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं। तो हुआ क्या कि काम नहीं हो रहा वहां पे, ये करेगा कि वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। लेकिन जब हम ये सोचेंगे बाबा एक वार्ड में एक ही शाखा प्रमुख है, तो उसका वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। हमें भी उसको बोलना है कि ये आपका काम है, और उसे पता चलेगा मेरा काम है तो मुझे ये करना ही। तो वही हिसाब से थोड़ा क्या बीच में मातोश्री को बिना पूछे, सामना में बिना आए, सब बहुत सारे पद बांटे गए, लेकिन वो पद इलीगल थे। तो ये अभी सब सिद्ध हो रहा है, और इसके आगे जो भी पोस्ट आएगी, तो मैंने तो ये संकल्प किया है कि मेरी तरफ से मैं एक भी लेटर पे साइन करके किसी को पद नहीं बांटूंगा। जो भी पद आएगा वो सामने में आएगा, और सामना में आने वाला पद ही वैध रहेगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है। क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर एक जिला प्रमुख के तौर पर उसे आगे आप बढ़ाएंगे? सर देखिए, हर सेक्शन में, हर विभाग में चैलेंजेस है। अभी आप गाँव में जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो आप आएंगे तो ड्रेनेज के लाइंस सभी जगह पे पुराने हो चुके हैं। अभी आपको मालूम है 1 माले की जगह 4 माले 5 माले बन चुके हैं, और पूरे रास्ते में आप चलेंगे ना तो पूरा ड्रेनेज का पानी बहता हुआ रहता है, दिखाएगा आपको, और उससे बीमारी बढ़ने के चांसेस है। बराबर है। फिर कॉन्डोमिनियम का इशू है, कॉन्डोमिनियम में कारपोरेशन फंड्स नहीं दे रहे, तो कॉन्डोमिनियम के जो इश्यूज है वो वैसे के वैसे पेंडिंग है। हमारा पानी जो मोरबे दरन हमारे लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था, उसका पानी दूसरी कारपोरेशन में जा रहा है, तो लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। तो हॉस्पिटलाइजेशन का आप सोचेंगे तो ये एनएमसी का हॉस्पिटल तो है, लेकिन वहाँ पे जो अगर बड़ी कुछ सर्जरी करना, बड़ा कुछ करना है, तो वहाँ पे बड़ा ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो पा रहा है। न्यूरो सर्जन वहाँ पे नहीं है, डेंटिस्ट में बहुत सारे इश्यूज है, वहाँ पे आप सिटी स्कैन नहीं कर सकते, तो वो मतलब हॉस्पिटल होके भी गरीबों के कुछ फायदा नहीं है। खाली आप वहाँ पे जाके एडमिट करो, आगे के लिए सिटी स्कैन के लिए बाहर जाओ, इसके लिए बाहर जाओ। तो हमने सब ये सोचा है सर कि इसके पीछे हम पढ़ के इसको हम टारगेट करके कारपोरेशन में जाके जरूरत पड़ी तो हायर अथॉरिटी पहुंच के ये हम ये करने वाले हैं, और ये करना जरूरी भी है। फिर बात आती है हमारे भूमिपुत्रों की। हमारे भूमिपुत्रों का जो है, जो 12.5% गाँवठान का प्लॉट जो है उसमें इशू है। फिर इसमें आपको तो पता है विस्तारित गाँवठान का जो था, वो 25 फरवरी को वहाँ उस टाइम के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था कि वो सब लीगलाइज हो गए करके, लेकिन अभी भी उस पर कुछ ये नहीं हो रहा है। कई जगह तो थोड़ी कार्रवाई चल रही है। हाँ, उल्टा कार्रवाई चले, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। तो उसमें हमने सोचा है कि उसके लिए हम आंदोलन करके वो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। आज के डिप्टी सीएम, नगर विकास मंत्री और तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री, इन्होंने बहुत घोषणाएं की थी, खूब ढिंढोरा पीटा था उन्होंने कि नवी मुंबई को फ्री होल्ड कर दिया गया, प्रकल्पग्रस्तों को बहुत बड़ा न्याय दे दिया गया। हकीकत में जमीन पर ये अभी कुछ दिख नहीं रहा है। आप क्या मानते हैं? सर चुनावी जुमला ही है ना, मैंने जो बोला आपको, इसके लिए हमारे गाँव का जो ये था उसमें भी चुनावी जुमला ही हो गया ना। 2022 को जो डिक्लेयर किया आपने, 25 अभी शुरू है, 25 अभी 3 साल आपने उसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जो आपने बोला फ्री होल्ड का, उसमें भी खाली
घोषणाएं की जा रही है लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट लेके हम लोग को क्यों नहीं, मतलब जो हम भूमिपुत्र है जिन्होंने खाली 15,000 रुपए लेके एकड़ में जमीन आपको दी है, बिल्कुल, जिसपे ये नवी मुंबई पूरे अभी सिडको वही प्लॉट हमारा प्लॉट लिया 15,000 रुपए एकड़ और अभी वही 1 गुंठा के लिए 2-2, 3-3 करोड़ का टेंडर निकाल। तो ये पैसा किसका है? बिल्कुल। और हमको दिया 12.5% नहीं दिया, हमको दिया 4.25%। 4.25% उसमें से भी ये इम्यूनिटी तो इसके लिए आपने काट के लिया। तो फिर हम लोग को तो मतलब भूमिपुत्रों पे तो अन्याय हुआ है और उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। अभी अब ये फ्री होल्ड बोले वो नहीं कर रहे हैं, विस्तार का वो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे भूमिपुत्र के लिए करने वाला कोई बचा नहीं है, तो उसमें भी कोई ध्यान नहीं देना। अब इसे न्याय कैसे मिलेगा? आपकी भूमिका क्या होगी? सर इसमें आपको बता रहा हूँ, जिसके जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनकी मानसिकता चाहिए मुझे ये करना है। उनकी वो मेंटेलिटी नहीं है कि हमको ये करना है, उनको खाली ये चुनावी जुमला करके यूज करके लोगों के वोट निकालने हैं और लोगों को वोट निकाल के फिर वही उसको चुनावी जुमला करके छोड़ देने का। आपने देखा है बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उन्होंने डिक्लेयर की 15 लाख रुपए हर घर आने वाले थे, अभी 15 लाख का 1500 पे आके रुके, मतलब 0.01% पे आके रुके। मतलब ये ऐसा उनका परसेंटेज यही है उनका काम करने का कि लाखों का डिक्लेयर करो और पॉइंट में काम करो, तो यही हो रहा है सर। तो ये ऐसी राजनीति उनको किए जा रहे हैं और यही होने वाला। मराठा आरक्षण को लेकर नई मुंबई में जब मनोज जरांगे पाटिल आए, उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के नगर विकास मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हाथ रखकर शपथ लिया था कि हम मराठा समाज को आरक्षण देंगे। आज तक नहीं हुआ, आज भी आंदोलन मनोज जरांगे पाटिल का चल रहा है। आप इसे क्या मानते हैं? देखिए हमारे पार्टी का तो आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट है। जिस दिन आंदोलन वाले वाशी तक आए थे तो हम वहाँ पे जेजुरी में थे, हमारे कुल देवता के उधर गए थे, तो आते समय मैंने देखा तो पूरे एक्सप्रेस हाईवे से सब मराठा लोग आंदोलन करके वो जो आंदोलनकारी है वो खुशी से झूमते जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में वही सवाल था वो टाइम पे कि जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट देने वाला है ये इन्होंने डिक्लेयर कैसे किया? बराबर, बिल्कुल। और तो मुझे वो लोगों के लिए बुरा लगा कि बाबा ये डिक्लेयर कर चुके हैं लेकिन जो मिलने वाला नहीं है वो डिक्लेयर करके इन लोगों को फंसाया जा रहा है। आज भी वही हो रहा है। जरांगे पाटिल साहब जो कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हर बार तारीख पे तारीख वही दिया जा रहा है। इसमें रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। हम तो मराठा समाज के साथ हैं, उनको आरक्षण मिले, हम सबकी भूमिका है और मिलना ही चाहिए, ये भूमिका हमारी है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि सरकार की मानसिकता नहीं है कि इनको ये न्याय दिया जाए। अब आप पार्टी को किस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं? मैं आपकी समेकित भूमिका के बारे में जानना चाहता हूं कि किस तरह से आप इसे अब आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तो सर हमने ऐसा प्लानिंग किया है दोनों तरफ, मतलब अरोली और बेलापुर के लिए कि कारपोरेशन का चुनाव अभी नजदीक है, मतलब उनका दिल करे तो लेने वाले हैं, हम खाली बोल रहे नजदीक है करके और 5 साल से वही बोल रहे कि नजदीक है। तो इसमें हमने कुछ प्लानिंग से चलने वाले हैं कि बाबा सर्टन पार्ट जो है तो वहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट्स है उनको हम लोग आज से ही गो थ्रू करने वाले हैं। बाबा आप गो थ्रू आपको दिया जा रहा है, आप ये करके प्लानिंग से चलो और आपको चुनाव लड़ना है, ये हिसाब से आप चलो। तो वो उससे हमको बेनिफिट क्या होगा दादा कि जो हमारे लोग हैं उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा उनको वहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए। होता क्या बहुत बार उम्मीदवार को पता नहीं रहता कि मैं उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो उसके लिए हमने ये प्लानिंग की है। और हम अभी हमारा ये चल रहा है सदस्य नोंदणी अभियान चल रहा है, तो आपको पता है कि 2 दिन में करीब 2 करोड़ सदस्य महाराष्ट्र में हुए, तो वही संख्या में अच्छी सी संख्या में न्यू बॉम्बे में हुए। ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे हम लोग ये प्लानिंग से हम लोग अभी बेस से चालू कर रहे हैं। अभी हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो हमने सोचा है कि ग्राउंड लेवल से शुरू करके टॉप पे जाएंगे, बीच के माले छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि टॉप पे जाना है तो ग्राउंड पक्का होना चाहिए। तो हम लोग अभी संगठन का जो मजबूत है नींव मजबूत करने की दिशा में हम लोग बेलापुर के जिला प्रमुख हूँ आदरणीय विठल मौर्य साहब, हमारे यहाँ पे मैं जिला प्रमुख हूँ, फिर हमारे एनके मडवी साहब है, हमारे रंजना ताई है, बाकी सब मेरी टीम है, हमारे सब सहकारी है, वो हम लोग नींव पे ध्यान दे रहे हैं। नींव से उठ के फिर हम लोग ऊपर उठने वाले हैं। एक सवाल हम ये है कि यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है, जो भी डोमिनेशन अगर देखेंगे तो बीजेपी विधायकों का है। आप यहाँ की जो प्रलंबित समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं 30 से 40 सालों से, क्योंकि मानसिकता नहीं है काम करने की, मानसिकता चाहिए काम करने की, तो काम कोई भी पॉसिबल है। अगर आप सत्ता में बैठे हैं, आप अगर मंत्री पद पे बैठे हैं तो सभी काम आपके लिए आसान है, क्योंकि आप ही वहां पे नियम बनाने वाले हो, आपके थ्रू ही सब नियम बनते हैं, आपके थ्रू ही फैसले लिए जाते हैं। तो आप अगर डेफिनेटली सोचेंगे कुछ करके दिखाना है तो आप ऐसा कुछ कर गुजर सकते हैं
कि मतलब किसी ने सोचा भी ना हो। मेरा तो ये मानना है जो नेता चुन के आता है उसने 5 साल में ऐसा कुछ करना चाहिए कि अगले 50 साल लोग बोलने चाहिए कि आप ही चुन के आना चाहिए क्योंकि आप हमारे काम कर रहे हैं। तो ये मानसिकता का प्रश्न है सर। आपने देखा होगा कि वे हालिया जनता दरबार गया, उसमें खुद जो यहाँ के विधायक हैं रोडी क्षेत्र के और वन मंत्री, उन्होंने गुस्सा दिखाया मीडिया के सामने। इसके पहले भी विधानसभा के अधिवेशन में गुस्सा दिखा चुके हैं और महानगर पालिका में गुस्सा दिखा चुके हैं कि अधिकारी करप्ट हैं, सिडको के जो लोग हैं वो दलाल हैं। एक मंत्री सत्तारूढ़ सरकार का एक हिस्सा, एक मिनिस्टर चिल्ला के सड़क पर बोल रहा है मीडिया के सामने कि अधिकारी दलाल हैं और चारों तरफ जो है मनमानी चल रही है। मतलब आपको भी लगता है कि जो गणेश नाइक कह रहे हैं वो बात सही कर रहे हैं? 100% सही है सर। अधिकारी इतने करप्ट हो चुके हैं कि अभी उनको किसी का डर नहीं है क्योंकि उनको पता है सरकारें आती जाती रहती है, हम उधर ही बैठने वाले हैं। 100% बात सही है वो, क्योंकि हमने भुगता है ये। अभी आप सोचो 12.5% जो भूखंड मिलने वाले थे एक्चुअल में 5.9% है, तो बहुत सारे लोगों को अभी मिलने बाकी है। लेकिन वहां पे बड़ी अमाउंट में पैसा देने के बगैर आप 1 गुंठा का प्लॉट भी नहीं निकाल पा रहे। तो जो भूमिपुत्र हम लोग, जो भूमिपुत्र है, हमने खुद की जो अनाज उगाने वाली जमीन थी, जो जहाँ पे हम लोग फिश पकड़ते थे, मच्छी पकड़ते थे, ये सब करते थे, तो वो जमीन हमने आपको 15,000 रुपए एकड़ भी दी है। और अगर हमारा 1 गुंठा का प्लॉट निकालना है तो आपको हमको लाखों में चुकाना है, लाखों में देना पड़ता है, लाखों की घूस देनी पड़ती है। तो ये वही बात होगी ना सर, वहां पे सब करप्ट लोग बैठे, इसका मतलब। तो ये इसका सोल्यूशन वही है फिर वापस से कि कुछ कर गुजरने की चाहत जिसमें रहेगी वो कर गुजरेगा और ये सब करप्शन बंद करेगा, ये करप्शन बंद करेगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने और जो युवा नेता है आदित्य ठाकरे जी ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है, इस विश्वास को कैसे आप कायम रखेंगे? सर कायम रखने के लिए मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है। देखिए साहब के साथ मैंने सर 4 साल काम किया, तभी मैं यंग था पूरा, तो विद्यार्थी सेना में मैं काम करता था। तो तभी से मुझे मतलब मैं पूरी तरह से पार्टी वर्कर हो चुका हूँ। उसके बाद में मैंने कम से कम 9 से 10 पार्टी के पोस्ट पे, अलग अलग पोस्ट पे काम किया है। वो काम कर करके मैं नीचे ग्राउंड लेवल से आज तक यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो डेफिनेटली संगठन में कैसा काम करना है मुझे पता है, सबको साथ लेके कैसे चलना है मुझे पता है। तो ठीक है, पार्टी के लिए थोड़ा बुरा समय डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन वही मैं आपको वापस बोलूंगा कि जहाँ से शुरू हुआ था वहां पे वापस आने वाला है। तो पार्टी के अच्छे दिन अगर इधर खत्म हुए थे तो बहुत जल्दी पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं, और ये अच्छे दिन इतने अच्छे रहेंगे कि बाकी सभी पार्टियां नेस्तनाबूत होकर शिवसेना, उद्धव, बाला साहब ठाकरे, यही पार्टी सबसे बड़ी टॉप में महाराष्ट्र में रहेगी और रहने वाली है। कि अभी आने वाले समय में नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव है, आपने कहा कि आपने कार्यकर्ताओं को गो थ्रू करने के लिए एक मौका देना है ताकि बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकें। मेरा सवाल यह है कि नई मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना यूबीटी कितने कैंडिडेट्स उतारेगी? 111 सीट फिलहाल दिख रही है, इन 111 में कितने सीट पर शिवसेना लड़ेगी और कितनी जीत कराएगी? देखिए सर, अगर हम लोग महाविकास आघाड़ी में लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली कांग्रेस, एनसीपी है, फिर आप है, समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों को हमको शेयर देना पड़ेगा। अगर हम लोग सिंगल लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तो फिर 111 के 111 जगह पे हम लड़ने वाले हैं। वो हिसाब से हमने तैयारी भी शुरू कर दी है। हर एक वार्ड में कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा लेके हम लोग जायजा ले रहे हैं कि क्या किसको क्या कर सकते हैं, कहाँ पे किसको किसको हम आगे कर सकते हैं, किसको किसको सपोर्ट देना पड़ेगा, किसको किसको क्या कर सकते हैं, ये सब बारे में हम लोग अभी ये कर रहे हैं। अभी सभी बातें मैं आपके सामने ये बता नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली अगर महाविकास आघाड़ी है तो भी हम लोग तैयार है, और अगर हमको सिंगल लड़ना है तो भी हम लोग जी जान से लड़ने के लिए तैयार है। क्या संदेश देना चाहेंगे शिव सैनिकों को? शिव सैनिकों को यही संदेश होगा कि आपको कोई बोलेगा पैसा ले लो, हमारे साथ आओ, ये करो, हमारे साथ आओ, तो इसमें आप कभी मत जाओ, क्योंकि आपको एक ही बात मैं बता रहा हूं, आपके पीछे अगर गद्दार लग गया तो ये जिंदगी भर निकलने वाला नहीं है। तो गद्दार ये शब्द आपके पीछे मत लगाओ। आपने ईमान से काम करके संगठन को जो इतने साल दिए हैं, ये साल बर्बाद मत कीजिए। आप संगठन के साथ ही रहिए, संगठन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के बहुत अच्छे दिन अपने आने वाले हैं। तो उस समय अच्छे दिनों में आपका साथ भी जरूरी है। इसके लिए भागिए मत, किधर जाइए मत, पार्टी के साथ रहिए, पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए, पार्टी के नींव मजबूत कीजिए। पार्टी बढ़ने वाली है, पार्टी बहुत बड़ी होने वाली है और होते ही रहने वाली है। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक वाक्य याद आता है कि जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं,
मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर एक दिन जरूर जीतता है। शिवसेना की अगर स्थिति को देखें तो इसी तरह की फाइटिंग स्पिरिट नजर आती है। जैसे प्रवीण जी ने कहा कि संघर्ष से निकली हुई ये पार्टी है और संघर्ष से ही शिवसेना आगे बढ़ी है। आज भले ही कितनी भी चुनौतियां हैं, अंधेरा है, लेकिन उस बीच में नया उजाला होगा, पार्टी के अच्छे दिन फिर से आएंगे और पार्टी यानी शिवसेना यूनिटी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बनेगी और नई दिल्ली महानगर पालिका में बेहतर प्रदर्शन करेगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।